गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती। चुरा लिया तो चुरा लिया, क्योंकि आपने तो कुछ फाइल ही नहीं किया था, ना तो कोई पेटेंट ना कुछ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेटेंट। पेटेंट के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी को पता है व्हाट इज अ पेटेंट? पेटेंट होता क्या है, या ये किस अम्ब्रेला ब्रांच के अंडर आता है? एनीवन नो दिस? चलो मैं पहले थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि हम किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। पेटेंट में हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इंडियन पेटेंट एक्ट, जो 1970 में आया था। इसके अंदर टोटल हमारे 23 चैप्टर्स हैं, और ये 23 चैप्टर्स जो हैं, ये जो 23 चैप्टर्स हैं, ये हमारे 169 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसके बारे में हम इसमें एक एक सेक्शन के एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या 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 होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इसके साइड बाय साइड इंडियन पेटेंट एक्ट तो आया था 1970 में, इसके इंडियन पेटेंट के रूल्स आ गए थे हमारे 2003 में। रूल्स में क्या होता है? रूल्स में ना कुछ रिलेटेड टू जो हम इस सेक्शन या चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, इनकी कुछ चीजों को एलैबोरेट करके, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि अगर हम एक एक्ट को इतना बड़ा बना देते तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन एक्ट के सब कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ मेंशन ना करके हम इसके रूल्स में मेंशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ेंगे, साइड बाय साइड पहले इसके चैप्टर्स के सारे के सेक्शन पढ़ेंगे, और इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी रूल होगा, रूल नंबर्स होते हैं कि ये रूल नंबर है, इस रूल नंबर में ये चीज मेंशन है, हम साथ के साथ उसी सेक्शन में करते जाएंगे, ताकि जब हम अपना इंडियन पेटेंट रूल पढ़े, क्योंकि इंडियन पेटेंट रूल का हमें एक एक पॉइंट, एक चीज नहीं पढ़नी, एक एक चीज नहीं याद रखनी। मीनवाइल इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो drpkclasses.com में आपको जाना है, कोर्सेस में जाना है। कोर्सेस में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे गवर्नमेंट पेटेंट एग्जाम का ये कोर्स है हमारा, 1299 रुपीज दिखाएगा, लेकिन अभी इसमें चल रहा है डिस्काउंट, और इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। बाइक पैकेज फॉर 1299 करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें डिस्काउंट लग करके आ जाएगा 999 में, ठीक है। और इस कोर्स का वैलिडिटी आपको मार्च तक रहेगा, और बाकी सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। तो जब हम इसको रिवाइज करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमारे सारे जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम ऊपर कवर कर चुके होंगे। सो जिस भी सेक्शन में जो भी चीज होगी, उससे रिलेटेड रूल कोई अगर है जिसके बारे में हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये खत्म करेंगे, उसके बाद हमारी ना कुछ ट्रीटीज होती हैं जो बीच बीच में ही हमारे चैप्टर्स के बीच में ही आ जाएंगी, जैसे कि पीसीटी होती है, जिसे पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। बीच बीच में ना बहुत सारे ट्रीटीज के नाम आएंगे, हम साइड बाय साइड उन ट्रीटीज को वही के वही कवर करते जाएंगे, ताकि जब हम ये रूल्स खत्म करने के बाद ट्रीटीज पर आए तो ये एक तरीके का हमारा रिविजन हो जाएगा। लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है पेटेंट ड्राफ्टिंग। मैम, इनिशियल लेवल पे पेटेंट अलग तरीके से फाइल करना होता है, फिर हम ट्रीटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेटेंट ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे कि ड्राफ्ट कैसे करना है। अगर हमने ये सारा पार्ट ठीक से पढ़ लिया ना, तो ये पेपर 1 हमारा कवर हो जाएगा। पेपर 2 जो है हमारा 100 मार्क्स का, उसमें जो एक सेक्शन होता है 50 मार्क्स का, वो डायरेक्टली पेटेंट ड्राफ्टिंग के ऊपर होता है। ड्राफ्टिंग मतलब कि पेटेंट को लिखना, पूरा का पूरा पेटेंट अगर आपको किसी ने अपनी इन्वेंशन दे दी तो उसको जब हमें फाइल करना है तो उसे किसी फॉर्म में लिखना होता है। तो हम पेटेंट कैसे लिखते हैं, तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो हमें ट्रीटीज खत्म करने के बाद पेटेंट ड्राफ्टिंग करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 50 मार्क्स का पेपर है, वो जो ऊपर वाला हमने सब कुछ पढ़ा है उसी में से ही आता है। तो इट्स नॉट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप साथ के साथ सारी की सारी चीजें जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जो भी एक हफ्ते में 2 क्लास में पढ़ाऊंगी, अगर आप उसको ठीक से सारी चीजों रिवाइज करते चलोगी, उनको भूलोगे नहीं, क्योंकि देखो हार्डली 2 आवर्स की क्लास है वीक में, और 2 घंटे अगर आप पूरे हफ्ते में भी अगर आप 2 से 3 घंटे लगाकर उसको रिवाइज कर लोगे तो आपको वो चीजें पक्की होती जाएंगी। तो मेन बस यही है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा का पूरा, और ठीक तरीके से समझते चलना है। तो ये समझ आ गया हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको खत्म करने में हमें लगेंगे 17-18 दिन। वो खत्म करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्लियर? तरीका समझ आ गया? इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, अब हम चलते हैं। व्हाट इज आईपीआर? आईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंदर हमारी कोई भी चीज, हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मतलब जो हमारे दिमाग से चीज आई और उसके अगेंस्ट हमें प्रॉपर्टी मिल गई। तो हमने अपने माइंड से कोई चीज बनाई, और प्रॉपर्टी से क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें उसके राइट्स मिल जाते हैं लाइफ लॉन्ग, जब तक वो हमारे पास है हम किसी को बेच नहीं देते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आपने कोई भी चीज जो अपने दिमाग से बनाई उसके अगेंस्ट आपको राइट्स मिल रहे हैं कुछ सालों तक। कुछ में आपके 20 साल होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, कुछ में 70 साल होते हैं, कुछ में लाइफ लॉन्ग होता है। तो हर किसी के कोई भी अलग अलग टाइप की जो आपने दिमाग से चीजें बनाई हैं उसके अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी बना सकते हो। प्रॉपर्टी मतलब आप उसके अगेंस्ट, आपको राइट मिल जाते हैं कुछ सालों के लिए, जब तक आप उसके अगेंस्ट पैसा बना सकते हो। तो तभी इसको बोला गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो राइट आपको आपके दिमाग से मिली, घर खरीदना है पैसे से मिलेगा, गाड़ी खरीदनी है पैसे से मिलेगी, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको दिमाग से मिल रही है। और इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको राइट्स मिलते हैं, वो हम पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। एक अभी ये जो आप लोगों के जो सेमेस्टर ये पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज इसको मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना। हम यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते इसको लेके, प्लीज शिवा, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये सब क्वेश्चंस आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को ये सारे क्वेश्चंस प्लीज मेरे को पूछ लेना जब आप मैसेज करके, क्योंकि अभी हम इन सब चीजों पे वेस्ट करेंगे टाइम तो कोई हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है शिवा? आई होप आईपीआर का मतलब आप लोगों को समझ आ गया है। सो आपको राइट्स मिलते हैं और एक्सक्लूसिव आपको ही राइट्स मिल रहे हैं। और प्रॉपर्टी क्यों बोला गया? क्योंकि कुछ सालों के लिए आप ही के पास उसके राइट्स हैं। आप उसको सेल भी कर सकते हो, उसको बना भी सकते हो, उसको कुछ मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो, उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो सारी चीजें आप ही कर सकते हो। और वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली? आपके दिमाग से, इंटेलेक्चुअल से। सो ये क्या करता है? ये आपको एक्सक्लूसिव राइट्स दे देता है एक पर्सन को जिसने अपना दिमाग यूज करके, माइंड का क्रिएशन यूज करके कोई चीज बनाई है, उसको अकेले को वो राइट्स मिलते हैं। अकेले का मतलब ये नहीं है वो एक बंदा ही होगा। अगर कोई इन्वेंशन 3-4 लोग मिलके कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए ना एप्लीकेंट्स होते हैं। अगर आपने कोई इन्वेंशन करी तो आपको बोलेंगे एप्लीकेंट, और बहुत सारे एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। तो जो जो लोगों ने वो इन्वेंशन करी है सिर्फ उन्हीं को ही राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है उससे अपना पैसा बनाने का। सो आईपीआर गिव एक्सक्लूसिव क्या क्या राइट्स देते हैं? उसको मैन्युफैक्चर करने का, उसको यूज करने का, उसको सेल करने का, उसको मार्केट करने का। तो जो भी इनोवेटर है, जिस बंदे ने वो अपनी इन्वेंशन करी है, उसको मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग, सेलिंग और मार्केटिंग के राइट्स मिलते हैं, ताकि वो क्या कर सके? वो मॉनेटरी बेनिफिट्स गेन कर सके अपनी इन्वेंशन से। अब जिस इंसान ने कोई इन्वेंशन करी उसको क्या फायदा हुआ? उसको अगर हम ये आईपीआर में ना अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो अभी मैं ये बताती हूँ कि अगर किसी को कोई आईपीआर मिल गया, कोई ग्रांट हो गया, चाहे वो कॉपीराइट है चाहे वो ट्रेडमार्क है, तो उसने क्या किया? उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम तक मोनोपोली मिल गई। मोनोपोली मतलब अकेले आप ही उसको, उससे पैसा बना सकते हो। तो आपको फायदा हुआ कि आपको अपनी क्रिएशन के अगेंस्ट कोई राइट्स मिल गए, तो कुछ टाइम तक आप मोनोपोली रखोगे और आप उससे पैसा बनाओगे। तो जो भी आपने अपना पैसा लगाया था उसको बनाने के लिए आपको रिकवर हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने आपको ये राइट्स क्यों दिए? आपको तो दे दी, आपको तो फायदा हो गया। गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? जो आपको राइट्स मिल रही है गवर्नमेंट से, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि कभी भी कोई चीज दोनों के फायदे के बिना तो आ नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि आपको उनको पूरी इन्वेंशन अपनी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी।
आपकी जो भी इन्वेंशन है पूरी की पूरी आपको उनको बतानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, वो अपने पेटेंट वाले डॉक्यूमेंट में एक एक चीज लिख सकते हैं, ताकि उस वाली इन्वेंशन को यूज करके कोई इंसान कोई नई चीज बना सके, ताकि किसी दूसरे इंसान को कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट ना करनी पड़े, वो उस बंदे का दिमाग यूज करके कुछ नई चीज और इन्वेंट कर सके। तो इससे इनोवेशन और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको मोनोपोली नहीं मिली, आपको राइट्स नहीं मिले, एक चीज और होती है जिसे बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट होता है कि आप अपने पास सीक्रेट छुपा के रख रहे हो कि आपने अपनी कैसी इन्वेंशन बनाई थी। अगर आपको मतलब कि आपने अपनी इन्वेंशन कैसे बनाई थी वो आपका सीक्रेट है। अगर इसके अगेंस्ट आपने कोई भी अपना मोनोपोली नहीं ली तो क्या होगा, अगर किसी ने आपके सीक्रेट को चुरा लिया ना, तो आपको गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती। चुरा लिया तो चुरा लिया, क्योंकि आपने तो कुछ फाइल ही नहीं किया था, ना तो कोई पेटेंट ना कुछ। तो आपको फायदा ये होगा कि अगर किसी ने उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी चीज को चुराने की कोशिश करी या आपकी चीज से पैसा बनाने की कोशिश करी, तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो, आप उसको इन्फ्रिंज कर सकते हो। इन्फ्रिंजमेंट का कि आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो और कोर्ट उस बंदे के अगेंस्ट पेनल्टी करेगी। और उसको क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या फायदा हो गया कि गवर्नमेंट ने इन्वेंशन को डिस्क्लोज कर लिया। तो जो वो इन्वेंशन है ना, वो कोई इनोवेटर यूज कर सकता है, बट ओनली फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट फॉर मेकिंग एनी मॉनेटरी राइट्स। कोई मॉनेटरी, कोई पैसा नहीं बना सकता, लेकिन कोई रिसर्चर उसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकता है। समझ आ गया? जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि यूज करने से रोक देता है, मैन्युफैक्चर करने से रोक देता है, ये सब चीजों से रोक रहा है, बट तब तक जब तक वो उससे पैसा बना रहे थे। अगर वो कोई रिसर्च करते हैं तब आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, वो कोई नई चीज उससे बना रहे हैं। वो आपकी चीज को नहीं बेच रहे, वो आपकी चीज को यूज करके आपकी रिसर्च को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को क्या होगा, इनोवेशन होगी, इन्वेंशन होगी, नई नई चीजें, रिसर्च जल्दी आगे बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस और नो? ठीक है, तो आईपीआर गिव एक्सक्लूसिव राइट हमने पढ़ लिया, जिसके लिए क्या होगा, पर्सन को मॉनेटरी बेनिफिट वो कर सकता है। अब इन रिटर्न उस पर्सन को क्या देना पड़ेगा? In return to that the inventor has to disclose his complete invention to the world. उसको पूरे वर्ल्ड को अपनी इन्वेंशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो हेल्प करेगा फर्दर इन्वेंशन करने के लिए। तो दिस इज द म्यूचुअल बेनिफिट जो दोनों को हो रहा है, गवर्नमेंट को भी हो रहा है और उस पर्सन को भी हो रहा है। सो दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दो चीजों में डिवाइड की जाती थी, एक होता था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एक होता है कॉपीराइट। जो इंडस्ट्री में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने कोई इन्वेंशन करी, कोई पेटेंट, कोई इन्वेंशन करी, तो वो पेटेंट के अंदर जाएगी। हम इंडस्ट्री में हम कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई हम कंपनी बना रखी है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क जो हम लेंगे वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। तो कॉपीराइट के अंदर कोई भी चीज जो आप अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशन कर रहे हो, कोई म्यूजिक सॉन्ग, कोई लिटरेचर लिख रहे हो, कोई पेंटिंग बना रहे हो, कोई बुक्स बना रहे हो, तो ये सब स्कल्पचर, फिल्म्स बना रहे हो, तो ये सब आपके कॉपीराइट में आएगी, जहां पर आप कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक क्रिएशन करते हो। इसके अलावा जो हमारा ट्रेडमार्क है, सर्विस मार्क है, डिजाइन्स हैं, इन्वेंशंस के अगेंस्ट जो पेटेंट है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह बनाते हैं, जो जो ग्राफिकल इंडिकेशंस आती हैं, ये सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में सारी आईपीआर है एक्सेप्ट द कॉपीराइट, जो आपका आएगा अलग से कॉपीराइट के अंदर। सो दीज आर टू कैटेगरी ऑफ योर आईपीआर। अब इस कैटेगरी के अंदर जो पेटेंट है, पेटेंट हमें मिलता है इन्वेंशन करने पर, और पेटेंट आता है आईपीआर की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर। हमें ये सब नहीं पढ़ना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी, बट पेटेंट आता कहाँ पर है? पेटेंट आता है आईपीआर की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक सबको आईपीआर के बारे में क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है?
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेटेंट के बारे में। पहले हम कुछ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इंडियन पेटेंट एक्ट स्टार्ट करेंगे। पेटेंट एक डॉक्यूमेंट इशू करता है गवर्नमेंट का ऑफिस। एक गवर्नमेंट का ऑफिस आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा अगर आपने अपनी कोई इन्वेंशन करी है। अगर देखो, अगर आप जाते हो गवर्नमेंट के ऑफिस के पास, और गवर्नमेंट के ऑफिस कितने हैं टोटल, हमारे 4 रीजनल ऑफिस है पेटेंट के लिए। हमारे 4 ऑफिसेज हैं, एक है हमारा दिल्ली, एक है हमारा मुंबई, एक है हमारा हमारा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और चेन्नई नॉर्थ में हो गया, वेस्ट में हो गया, साउथ में हो गया, ईस्ट में कोलकाता। ये 4 हमारे रीजनल पेटेंट ऑफिस है। दिल्ली के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं कवर होते हैं, मुंबई के अंदर कौन कौन है, तो 4 जगह रीजनल ऑफिस हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो हैदराबाद में है, तो आप कहाँ जाके पेटेंट को फाइल करोगे? तो क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है अगर आप अपने नाम से पेटेंट फाइल कर रहे हो, अगर आप अपने नाम से पेटेंट फाइल कर रहे हो, मतलब अगर एप्लीकेंट आप हो, तो आप जिस जगह पर रहते हो, जो आपका ओरिजिनल होम है, आप वहां पर भी कर सकते हो, या जहां पर आप टाइम बीइंग के लिए रह रहे हो, अगर आपके पास वहां का आधार कार्ड है तो आप वहां भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी के नाम पे इन्वेंशन कर रहे हो, तो वो कंपनी जहां पे ओरिजिनेट है, वो जहां पर है, जिस जगह पर वो इन्वेंशन हुई, उस ऑफिस में आप जाओगे। हम ये सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में सेक्शन में, कि हमें किस ऑफिस में जाना होता है, कहाँ लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है, सब चीजें हम पढ़ेंगे। बट अभी मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर आप हैदराबाद में रहते हो, आपने वहां पे कोई इन्वेंशन करी, तो आप चेन्नई वाले ऑफिस में जाओगे, या तो ऑफिस में जाओगे या आप उनकी साइट पे जाकर ऑनलाइन ई फाइलिंग भी होती है और बाय पेपर फाइलिंग भी होती है। और ये ध्यान रखना, जो ई फाइलिंग को वो फेवर करते हैं, पेपरलेस फाइलिंग को फेवर करते हैं। तो जो भी फीस होती है ना ई फाइलिंग की, वो बेसिक फीस है, और इसमें 10% और फीस जुड़ती है, वो होती है हमारी अगर हम जाके ऑफलाइन फाइलिंग कर रहे हैं। अगर हम पेपर के बेसिस पर फाइलिंग कर रहे हैं, तो ई फाइलिंग से 10% फीस ज्यादा होगी। तो अगर किसी चीज की ई फाइलिंग फीस 400 रुपए है, तो 440 रुपए फीस होगी अगर हम किसी जगह पे अपना पेपर में डॉक्यूमेंट्स लेके वहां ऑफिस में सबमिट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, फाइलिंग की फीस भी सब चीजें हम पढ़ेंगे। बट ये पॉइंट याद रखना कि छोटे छोटे पॉइंट जो हम कहीं कहीं पढ़ेंगे, वो हम इंटरलिंक करते जाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो ई फाइलिंग की हमेशा फीस कम होती है दूसरी पेपर वाली फाइलिंग से। तो हैदराबाद में अगर आपने इन्वेंशन करी, तो आप चेन्नई ऑफिस में जाओगे, वो आपका रीजनल ऑफिस है। आप रीजनल ऑफिस में जाओगे, अपनी इन्वेंशन को सबमिट करोगे इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट डॉक्यूमेंट। आप एक एप्लीकेशन, आप अभी पेटेंट फाइल नहीं, आप अभी पेटेंट का वो नहीं मिल रहा, आप अभी एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो जिसमें आप सब कुछ अपने इन्वेंशन के बारे में डिस्क्लोज कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी इन्वेंशन पेटेंटेबल है, क्या ग्राउंड्स होते हैं पेटेंट मिलने के, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन इज पेटेंटेबल, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगी, जिस डॉक्यूमेंट को पेटेंट बोला जाता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी इन्वेंशन भी मेंशन होती है और आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है। तो पेटेंट इज अ डॉक्यूमेंट जो आपको गवर्नमेंट का ऑफिस देता है। कौन सा ऑफिस देगा? जिस ऑफिस में आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, जिस रीजनल ऑफिस में आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, वो आपको वो एक पेटेंट देगा, अगर जिसके अंदर आपकी इन्वेंशन दी हो। और ये आपको क्या राइट प्रोवाइड करता है? ये आपको एक्सक्लूसिव मोनोपोली दे देता है। अब पेटेंट 20 साल के लिए मोनोपोली देता है इन्वेंटर को, कि जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी थी, उस दिन से 20 साल तक सिर्फ वही अपने इस चीज को पैसों से, इससे अपना पैसा कमा सकता है। 20 साल तक उसको राइट मिलता है। मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ उसी इंसान को अकेला, मतलब होता है ना डिक्टेटरशिप होता था ना, एक होता है हमारा डिक्टेटरशिप, पहले हुआ था ना, एक राजा होता था, तो वही पूरी प्रजा को ऐसे देखता था ना। तो मोनोपोली भी होता है सिर्फ एक ही इंसान के पास उसके राइट है, एक इंसान के पास है, जो जो इन्वेंटर है उनके पास, जो जो एप्लीकेंट के मेंबर्स हैं उनके पास ही वो राइट है, और किसी के पास राइट नहीं है।
तो ये आपको 20 साल के लिए राइट देता है कि आप किसी को भी प्रिवेंट कर सको आपकी इन्वेंशन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब उसे पैसा कमर्शियल, और कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन क्या होती है कि उसका मैन्युफैक्चर, सेलिंग, इंपोर्टिंग, बट ऑन द मॉनिटरी अकाउंट। अगर कोई पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, लेकिन इन रिटर्न ऑफ दिस एक्सक्लूसिव मोनोपोली, ये जो आपको मोनोपोली मिली इन्वेंटर को, इसके अगेंस्ट उसको अपनी इन्वेंशन सारी की सारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यहां तक सबको समझ आ गया? सो पेटेंट का ड्यूरेशन होता है 20 इयर्स। अब क्वेश्चन आता है 20 इयर्स कब से? मैंने अपनी कोई इन्वेंशन करी, मैं गई, मैंने पेटेंट की एप्लीकेशन कर दी। अब पेटेंट अप्लाई करने के बाद कुछ साल, 3 से 4 साल लग जाते हैं। जो डिजाइन का पेटेंट होता है, इन सब चीजों के पेटेंट जल्दी मिल जाते हैं, बट जो आपको इन्वेंशन कर रहे हो उसके पेटेंट में कुछ 3 से 4-5 साल लगते हैं, और फिर जाके आपको पेटेंट ग्रांट होता है। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी उससे 20 साल तक आपके पास राइट रहेंगे, ना कि पेटेंट ग्रांट के दिन से। पेटेंट ग्रांट के दिन से आपके पास राइट नहीं आते, पेटेंट फाइलिंग से आते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर इस ड्यूरेशन में ग्रांट होने से पहले पहले अगर किसी ने आपकी इन्वेंशन को यूज करने की कोशिश करी, उससे पैसा बनाने की कोशिश करी, तो क्या होगा? आप उसको बोल सकते हो, उसको मैसेज भेज सकते हो, उसको मेल कर सकते हो, उसको लेटर भेज सकते हो कि आप इसको यूज मत करो, क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन दे रखी है ग्रांट के लिए। लेकिन आप उसको कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते। कोर्ट में आप उसको तभी लेकर जा सकते हो जिस दिन आपको पेटेंट ग्रांट हो गया, उस दिन के बाद। क्यों? क्योंकि जिस दिन पेटेंट ग्रांट हुआ उसी दिन तो आपको गवर्नमेंट ने राइट दिया ना कि अब आपका पेटेंट मिल गया, मतलब ये इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ आपने करी है। आप बाकी लोगों को रोक सकते हो कि वो कोई और उससे यूज ना करे। इससे पहले से अभी कोई श्योरिटी थोड़ी है कि आपकी इन्वेंशन ही न्यू है, क्या पता किसी और की इन्वेंशन भी हो। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम तक हम किसी को गुनहगार नहीं बोल सकते। जब तक वो चीज फाइनलाइज होगी कि आप ही की एप्लीकेशन है, उस दिन के बाद आप उसको रोक सकते हो यूज करने के लिए। उससे पहले उनको मैसेज दे सकते हो, लेकिन उनको कोर्ट नहीं लेके जा सकते। समझ आ गया? उसे नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन पैसा आप रोक उसको सिर्फ उसी के बाद सकते हो। समझ आ गया? क्या हम खुद एलएलबी करके अपने क्लाइंट, यस करेक्ट अनीश, ये मैंने ये चीज ओरिएंटेशन में बताई थी कि ये एग्जाम जो साइंस डिग्री होने के बाद ये जो आप एग्जाम क्लियर करते हो, ये आपको पेटेंट एजेंट बनाता है। मतलब आप पेटेंट के लिए हेल्प कर सकते हो, फाइलिंग के लिए, बनवाने के लिए। लेकिन अगर आपने एलएलबी डिग्री कर ली तो अब आप पेटेंट अटॉर्नी भी बन सकते हो। तो पेटेंट अटॉर्नी केस फाइल वो लड़ सकता है, और पेटेंट एजेंट केस पेटेंट फाइल कर सकता है। तो आपके पास अगर दोनों चीजें हैं तो आप मल्टीपल चीजें मतलब आपका मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है अनीश? ये पॉइंट सबको क्लियर है 20 इयर्स वाला? यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने समझाया? उसके बाद एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट उसमें और क्या बोलते हैं हम कि अगर हम किसी को रोक रहे हैं 20 इयर्स, एक मिनट रुकना, हम 20 इयर्स के लिए रोक सकते हैं। चलो मैं भी भूल गई, अभी 2 मिनट, अभी आता है याद तो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा हाँ याद आ गया, देखो तो एक पॉइंट और क्या होता है कि ये ना एक वो है 20 इयर्स वाला कि आपको 20 इयर्स का आपको राइट मिलता है। लेकिन कुछ और क्लूज भी हैं अगर आप अपना पेटेंट एक्सटेंड करना चाहते हो। अगर आपके ये मतलब वो यहाँ पर नहीं होता, वो ना यूएस में होता है। जैसे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, चलो वो छोड़ो, यूएस का कॉन्सेप्ट तो हम क्या ही पढ़ेंगे, छोड़ो कोई नहीं। तो ये पॉइंट हो गया। अब आता है पेटेंट के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। अब आपने इन्वेंशन करी, अब आप लेके गए अपने रीजनल ऑफिस के पास, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो वो किस किस पॉइंट पर देखेगी कि अगर ये चारों पॉइंट मैच करते हैं
तभी आपको पेटेंट मिलेगा, अदरवाइज पेटेंट नहीं मिलेगा। तो देयर आर 4 डिफरेंट पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया जो एक ऑफिस चेक करता है आपको पेटेंट देने के लिए। पहला होता है नोवेल्टी, जिसको हम न्यूनेस भी बोलते हैं, मतलब कुछ नया होना। दूसरा होता है इन्वेंटिव स्टेप, दूसरा होता है इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉन ऑब्वियसनेस, नॉन ऑब्वियसनेस। दिस इज सेकेंड ग्राउंड जिसके ऊपर हम पेटेंटेबिलिटी चेक करते हैं। थर्ड ग्राउंड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी जिसको हम यूटिलिटी भी कहते हैं। चौथा होता है कि ये सेक्शन 3 और 4, मतलब 3 या फिर 4 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में नहीं होना चाहिए। तो अभी इसके लिए कोई क्या याद कर सकते हो, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में जो चैप्टर 2 है, हम अभी पढ़ेंगे, अभी के लिए याद कर लो कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का जो चैप्टर 2 होता है, उस चैप्टर में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में कुछ ऐसा बताया जाता है कि अगर आपकी इन्वेंशन इन चीजों से रिलेटेड है, चाहे वो ऊपर वाले तीनों ग्राउंड्स भी ओके कर रहा है, तब भी आप अपनी इन्वेंशन को पेटेंट नहीं दे सकते। तो चैप्टर 2 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, जिसके अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में मेंशन है कि इन्वेंशंस दैट आर नॉन पेटेंटेबल, तो कोई अगर चीज सेक्शन 3 और 4 में मेंशन है तो उसका भी आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। तो इन चारों में, चारों की चारों चीजें अगर फॉलो होंगी तब हमें पेटेंट मिलेगा, अगर चारों में से 3 भी फॉलो होती है तब भी हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। तो अब ये होता क्या है, व्हाट इज दिस नॉवेल्टी न्यूनेस? नॉवेल्टी न्यूनेस होती है कि आपके काम में कुछ नया होना चाहिए। जिस दिन भी आप पेटेंट को फाइल कर रहे हो, आपने आज पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी, उस दिन से पहले जो भी लिटरेचर है, उस दिन से पहले जो भी लिटरेचर है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो कोई पेटेंट हो, चाहे वो कोई आपका क्या नाम है कोई लिटरेचर का पेपर हो, कोई पेपर्स होते हैं ना हमारे, रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, कुछ भी, कोई किसी कंपनी की साइड पे प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, अगर आपके इस दिन से पहले, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है, उस दिन से पहले जो भी सारा डेटा होता है पूरे वर्ल्ड का, वो सारा का सारा हमारा प्रायर आर्ट हम चेक करते हैं इसके अंदर। प्रायर आर्ट मतलब क्या आपके काम से रिलेटेड कुछ पुराना एग्जिस्टिंग है, क्या आपका जो काम है वो सेम टू सेम पहले आ रखा है कहीं पर, तो अगर कहीं आ रखा होता है तो वो काम आपका प्रायर आर्ट हो जाता है। प्रायर मतलब पहले, पहले के आर्ट में अगर कोई चीज आपके इन्वेंशन जैसी है सेम टू सेम, तो आप उसको पेटेंट नहीं दे सकते। तो पुराने लिटरेचर में कुछ भी प्रायर आर्ट नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने फाइल करा उससे पहले का कोई भी जो डेटा है वो सब आपके लिए प्रायर आर्ट का काम करेगा, मतलब आपको आपके पेटेंट को रोक सकता है अगर कहीं भी सेम चीज पहले मिल गई। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में जाकर पेटेंट फाइल कर रहे हो तो इंडिया का लिटरेचर देखेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड का लिटरेचर देखा जाता है कि क्या आपका काम सेम टू सेम कॉपी तो नहीं है। तो दैट इज न्यूनेस। ये पॉइंट सबको समझ आ गया कि दिस इज न्यूनेस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अब आपका सेम मैम इज द न्यू प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग इज पेटेंट। अभी बता रही हूँ, रुक जाओ, अभी अनीश आपका पॉइंट बता रही हूँ, प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट। अभी 5 मिनट रुक जाओ बस, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि सेम टू सेम तो नहीं है, बट हमने क्या किया। अच्छा, आप लोगों को पता है डोलो होती है, पैरासिटामोल खाते हो ना, बुखार हो जाता है, आपको बुखार होता है तो पैरासिटामोल खाते हो, थोड़ा बहुत दर्द है साथ में बुखार है तो पीसीएम दे देगा डॉक्टर आपको। आइबुप्रोफेन होती है एक मेडिसिन, अगर जैसे अगर आपको पेन हो रहा है बॉडी में तो आइबुप्रोफेन खा लेते हैं।
किसी इन्वेंशन में आपने आज के दिन अप्लाई करी और आपसे पहले किसी इन्वेंशन में दिया हुआ है कि पीसीएम की इतनी इतनी कंसंट्रेशन इतना इफेक्ट देती है पेन को खत्म करने में, और आइबुप्रोफेन की इतनी इतनी कंसंट्रेशन इतना इफेक्ट देती है पेन को खत्म करने के लिए। आपने क्या किया, और कोई भी नहीं है लिटरेचर, बस ये दोनों मिल गया। आपने क्या बोला, आपने पीसीएम और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन बना लिया। अब कॉम्बिनेशन तो कहीं पर लिटरेचर में है पुराने में, मैंने बोला पीसीएम का अलग से है, आइबुप्रोफेन का अलग से है, बट इस कॉम्बिनेशन का कोई भी पेपर नहीं है, तो मतलब आपका काम न्यू तो है। समझ आ गया? इज इट क्लियर? अगर कोई भी पेपर इस कॉम्बिनेशन का नहीं है तो मतलब आपका काम न्यू तो है, न्यूनेस का तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया के ऊपर, इन्वेंटिव स्टेप, जिसको नॉन ऑब्वियसनेस भी बोला जाता है। और ये क्राइटेरिया ऐसा होता है जो सबसे डिफिकल्ट होता है इसको क्लियर करना। इस क्राइटेरिया में क्या बोलते हैं कि आपका योर इन्वेंशन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन दैट आर्ट। Inventive step meaning that it is that your invention is non-obvious to the person skilled in that art. मतलब अगर हमने पीसीएम की एक कंसंट्रेशन ली और आइबुप्रोफेन की एक कंसंट्रेशन ली अलग अलग, ये आपको पेन का सपोज एक्स इफेक्ट दे रही थी, ये आपको अलग से एक्स वाई इफेक्ट दे रही थी। अगर आपने इन दोनों को मिलाया और इन दोनों को मिलाने से जो इफेक्ट आया वो x प्लस वाई आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इस कॉम्बिनेशन ने कुछ नया चीज नहीं क्रिएट किया। अगर x आया था अकेले यूज करने पे, y आया था अकेले यूज करने पे, अगर दोनों को सेम अमाउंट में कॉम्बिनेशन में यूज करते हो तो अगर x प्लस वाई इफेक्ट आया तो मतलब जो अकेले अकेले यूज करने पर इफेक्ट था वही कॉम्बिनेशन में आया। तो आपका काम तो किसी भी पर्सन जो उस एरिया का, उसके लिए ऑब्वियस है ना कि ये दोनों दवाइयां दे दो तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन x प्लस वाई से बहुत ज्यादा इफेक्ट आ गया तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रहा है। तो देयर इज समथिंग इन दिस कॉम्बिनेशन कि ये एक्स्ट्रा इफेक्ट दे रहा है। अगर आप उसको उसको इन्वेस्टिगेट करते हो और उसका रीजन देते हो कि इस वजह से इस डोज को अकेले यूज कर रहे थे तो इतना इतना इफेक्ट आया था, लेकिन कॉम्बिनेशन में यूज किया तो इससे बहुत बेटर रिजल्ट आया, उसका रीजन ये है। तो ये चीज कोई भी बंदा जो स्किल्ड है, जिसको उस एरिया की नॉलेज है, वो ऐसे देख के तो नहीं बता सकता ना कि इन दोनों को मिलाओ तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज हो गई कि आपका इन्वेंटिव स्टेप है। अगर एक्स्ट्रा इफेक्ट आया तो आप एक्स्ट्रा इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करो कि ऐसा क्या बन रहा है इन दोनों को मिलाने पर कि एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है, तब आप बोल सकते हो कि मेरी इन्वेंशन इन्वेंटिव स्टेप पर भी क्वालिफाई कर गई। लेकिन अगर दोनों को मिलाने पर सेम वही इफेक्ट आ रहा है जो अकेले अकेले आ रहा था, तो क्या आपने कुछ आपने ऐसी चीज करी जो नॉन ऑब्वियस है? नया तो आपने कर दिया क्योंकि मिक्सचर किसी ने यूज नहीं करा, बट आपने कुछ इन्वेंटिव स्टेप नहीं करा। तो इन्वेंटिव स्टेप का मतलब हुआ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कुछ नया चीज, जो कुछ नॉर्मल बंदा जिसको उस चीज की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, वो ये गेस नहीं कर सकता कि ऐसा होता। हमें पता है पीसीएम से ये इफेक्ट आएगा, हमें पता है आइबुप्रोफेन से ये इफेक्ट आएगा, दोनों का डबल इफेक्ट आएगा और मिक्स कर देंगे, लेकिन डबल से बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब कुछ तो नया हुआ ना बीच में, मतलब आपके काम में इन्वेंटिव स्टेप है, अदरवाइज नहीं है इन्वेंटिव स्टेप। तो इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटिव स्टेप क्लियर दैट इट इज नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन दैट आर्ट, मतलब जिस बंदे को उस एरिया की नॉलेज है उसके लिए वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए था ना, ये चीज तो बहुत ऑब्वियस है, ऐसा होगा ही होगा, ये चीज बहुत ऑब्वियस है। तो जो बंदा जिसको उस एरिया की नॉलेज है उसके लिए वो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए कि ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था, दोनों को मिलाने से बराबर ही एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आना चाहिए था। ये मेरे लिए ऑब्वियस है कि एक्स्ट्रा नहीं आया, बट अगर एक्स्ट्रा आया तो देयर इज नॉन ऑब्वियसनेस, मतलब कुछ नया है उसके अंदर उन दोनों की कॉम्बिनेशन में।
तो समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूनेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटिव स्टेप। मैम ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में होगा या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में भी होगा इन्वेंटिव थिंग। अगर आपका कुछ एंटागोनिस्टिक, अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड का है अगर यहाँ पे, तो मैं ये बता देती हूँ सिनर्जिस्टिक मतलब किसी दो चीजों को ऐड कर रहे हो और एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है, मतलब ऐड एडिशन, जैसे 1 + 1 2 होता है तो 2 नहीं आ रहा, 1 + 1 4 आ रहा है, तो दिस इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। और अगर 2 + 1 3 होता है और 2 - 1 1 होता है, लेकिन 2 - 1 हमारा कम हो जाता है, अगर हमारा इफेक्ट जो एडिशन है उससे ज्यादा है तो मतलब सिनर्जिस्टिक, और जो नॉर्मल एडिशन है उससे कम है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। तो अगर कुछ आप डिफरेंट सी चीज दे रहे हो, बट देखो ना, आप कभी भी इन्वेंशन कोई ऐसी नहीं करोगे कि ये दोनों को अकेले अकेले पे ऐसा इफेक्ट आ रहा था, इन दोनों को मिला लिया तो और कम इफेक्ट होगा, तो कभी आप वो इन्वेंशन दोगे, वो यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगी, बट तीसरे स्टेप पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी मतलब कि अनीश आपकी वो चीज इंडस्ट्री में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो अगर दो दवाइयां मिलाने पर इफेक्ट कम होगा तो क्या आप कभी दोगे? यस और नो अनीश? आप उसको इन्वेंटिव स्टेप पे तो आप उसको क्वालिफाई कर दोगे कि कुछ अलग चीज हो रही है, बट क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी हुई? बताओ अनीश, इज इट इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल? कोई है एप्लीकेबिलिटी? तो लोग बोलेंगे ना अकेले में आइबुप्रोफेन दो, अकेले में वो दो, तो इज इट इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी? यस और नो? नो नहीं हुआ ना। तो तीसरा स्टेप आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ की, कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए। अगर यूटिलिटी है तभी आप उसको पेटेंट दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। और चारों की चारों चीजें। और नेक्स्ट है सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 एंड 4 में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे 4 में लिखा हुआ है अगर कोई चीज एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो उसका पेटेंट दे दोगे तो भाई बंदा तो हार्मफुल, उसको आपने मोनोपोली दी, अब वो उड़ाएगा, पूरे देश को उड़ा देगा एटॉमिक एनर्जी, तो आप उसको रोक नहीं सकते ना। कोई आपने ऐसी चीज बना दी जो इंसानों को मार रही है, तो ह्यूमन को मार रही है, नहीं दे सकते आप इन्वेंशन, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। आप लोगों को मार थोड़ी सकते हो, आपने उसको मोनोपोली दी, जो लो जाओ जाके मारो, लोगों को मार दो, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा, नहीं दे सकते ना। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इन्वेंशन है जिसमें आपने कुछ ऐसा मतलब इन्वेंट करा कि आप प्लांट्स को मार रहे हो, एनिमल्स को मार रहे हो, तो दैट इज नॉट एथिकल, उसके लिए इन्वेंशन मिल ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें आपकी सेक्शन 3 एंड 4 में लिखी होती है, जो हम वहां पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद कर लो कि सेक्शन 3 में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, और सेक्शन 4 में इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी दिया हुआ है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड की इन्वेंशन को आप नहीं दे सकते। इन्वेंशन आपने दे दिया तो वो तो पूरा देश ही उड़ा देगा, कैसे उसको इन्फ्रिंज करोगे? रोक तो नहीं सकते ना, क्योंकि आपने खुद उसको राइट दिया है। तो ऐसी इन्वेंशन जो सेक्शन 3 और 4 में दी है उनका हम पेटेंट नहीं ले सकते। समझ आ गया? ऐसे ही मैंने आपको क्या कहा था, आपने कोई लिटरेरी वर्क करा, आपने कोई फिल्म बनाई, आपने कोई म्यूजिक लिखा, तो इसके लिए आप क्या फाइल कर सकते हो? कॉपीराइट। यस और नो? अगर आपने कोई लिटरेरी वर्क करा, कोई म्यूजिक करा, तो ऐसी चीजों का आप इन्वेंशन पेटेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिए कॉपीराइट है। तो ये सब चीजें हमारी सेक्शन 3 में दी हुई हैं कि ये चीजें ऐसी हैं। समझ आ गया? अभी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ जाओ कि ये चारों चीजें मेट होनी चाहिए, और इन चारों का मीनिंग आपको क्लियर है अच्छे से? यस और नो? तो ये हो गई हमारी, इट शुड बी प्रेजेंट इन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर ही होना चाहिए। तो आपकी पेटेंट एक्ट में ये मेंशन नहीं है कि क्या क्या चीजें पेटेंट है, उसमें ये लिख दिया कि इन इन चीजों पे पेटेंट नहीं मिल सकता, तो बाकी बची हुई हर चीज पेटेंटेबल है। तो कोई पूछे क्या इंडियन पेटेंट एक्ट में लिखा हुआ है किस किस चीज पे पेटेंट मिलता है? नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि किस किस चीजों पे पेटेंट नहीं मिल सकता, और उनको माइनस करके बाकी सब इन्वेंशन में हम पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, कुछ नॉवेल्टी होनी चाहिए, कुछ न्यूनेस होना चाहिए। थर्ड, देयर मस्ट बी इन्वेंटिव स्टेप, मतलब इट इज नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। एंड फोर्थ, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी और यूटिलिटी होनी चाहिए। ये चारों क्राइटेरिया पे जो एप्लीकेशन फुलफिल होगी उनको पेटेंट ग्रांट कर देंगे। समझ आया? इज इट क्लियर? यस और नो?
इज इट क्लियर, यस और नो? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने कहा मैंने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन जो मैं पुराना आर्ट देखूंगी ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई भी चीज अगर कहीं भी मेंशन है उसमें हमारी पेटेंट की चीज नहीं मेंशन होनी चाहिए। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं कि कोई ये न्यू है या नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी डॉक्यूमेंट है और लिटरेचर है सब कुछ देखेंगे, लेकिन जो पेटेंट का राइट मिलता है वो टेरिटोरियल है। मतलब वो जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उस कंट्री ने आपको ग्रांट करा तो बस उसी कंट्री में आप लोगों को रोक सकते हो लॉ के अगेंस्ट कि भाई तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। अगर आपने इंडिया में एप्लीकेशन करी और इंडिया में आपको पेटेंट ग्रांट हो गया और कोई इंसान यूएस में जाकर आपकी दवाई यूज कर रहा है, तो अगर आपने इंडिया के साथ यूएस में भी एप्लीकेशन करी होगी, वहां पर भी ग्रांट हुआ होगा, तो आप यूएस में रोक सकते हो, अदरवाइज आप यूएस में नहीं रोक सकते। तो आपको पेटेंट अगर आपको पता है कि मेरी चीज का, अब आप ऑल ओवर इंडिया सारी कंट्री में तो देखो पेटेंट नहीं ले सकते, बट आप ये देखोगे कि किस किस कंट्री में हमें ज्यादा फायदा होगा पेटेंट लेने से, कहाँ के लोग मेरी इन्वेंशन ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो मैं उस कंट्री में अलग अलग से अपना पेटेंट का एप्लीकेशन दूंगी। तो पेटेंट राइट टेरिटोरियल होता है, एक ही टेरिटरी में मिलता है, वो पर्टिकुलर सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका एक जगह पेटेंट मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है आपका ऑल ओवर वर्ल्ड मिल जाएगा, आपका अलग अलग होगा। ये पॉइंट क्लियर है, दैट इट इज टेरिटोरियल इन नेचर। तो जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हो वहां वहां हर जगह आपको पेटेंट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया वाले आपको पेटेंट दे दे और यूएस वाले बोले कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग तो पेटेंटेबल नहीं है। ऐसा भी होता है कि इंडिया में पेटेंट ग्रांट हो गया, यूएस में ग्रांट नहीं हुआ। हाँ, हर कंट्री के अलग अलग कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, वैसे क्राइटेरिया सबके यही होते हैं, बट सबने कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करे हुए हैं। बट हम इंडिया के पेटेंट एजेंट बन रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही पेटेंट एक्ट समझना है, हमें बाकी कंट्रीज के नहीं समझने। ठीक है अनीश, इज इट क्लियर कि ये टेरिटोरियल होता है? अच्छा, ऊपर अनीश आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था जो मैंने कहा था बताती हूँ। उसके बाद अच्छा, अब क्या होता है 2005 से पहले पहले, वो ना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इन्वेंशन हिस्ट्री के बारे में, जब पढ़ेंगे ना तब आएगा। तो 2000 पहले जो भी इन्वेंशन होती थी वो किसी नए प्रोसेस के लिए आपको पेटेंट मिलता था। अगर आपने कोई चीज का नया प्रोसेस बनाया तो आपको पेटेंट मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, कोई नया कंपाउंड डिस्कवर कर लिया, तो आपको 2005 से पहले प्रोडक्ट के लिए पेटेंट नहीं मिलता था, सिर्फ प्रोसेस के लिए पेटेंट मिलता था। लेकिन 2005 के बाद आप प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के लिए पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? एक आया था ट्रिप्स एग्रीमेंट, किसी को फुल फॉर्म पता है ट्रिप्स की? देयर इज एन एग्रीमेंट जो 1999 में आया था, ट्रेड रिलेटेड, ट्रिप्स की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये एग्रीमेंट आया था और सारी कंट्रीज ने इसको ओके बोला था, और इस एग्रीमेंट में लिखा गया था कि पेटेंट प्रोडक्ट के लिए भी मिलता है, मिलेगा, और प्रोसेस के लिए भी मिलेगा। तो इंडिया ने इस एग्रीमेंट में ओके करा था, तो इंडिया ने 2005 में प्रोडक्ट के लिए भी पेटेंट देना शुरू कर दिया था 2005 के बाद। उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के लिए देता था। अब जब हमें पेटेंट मिल जाता है, जब हमें पेटेंट मिल जाता है तो हमें हर साल हमें अपनी मेंटेनेंस फीस देनी पड़ती है। तो पहली बार जब आप फीस देते हो तो वो 2 सालों के लिए एप्लीकेबल रहती है। उसके बाद थर्ड ईयर से आपको न्यू फीस, थर्ड ईयर की फीस दोगे सेकेंड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर की फीस दोगे थर्ड ईयर के एंड में। तो पहले 2 सालों तक आपकी एक साथ फीस जाती है। उसके बाद हर थर्ड ईयर के बाद हर साल आपको पेटेंट की मेंटेनेंस की फीस देनी पड़ती है, अगर आप अपना पेटेंट
एप्लीकेबल रखना चाहते हो, नहीं तो आपका पेटेंट खत्म हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए पेटेंट ले लेते हैं, दिखाने के लिए अपने रिज्यूमे में भाई हमारा तो पेटेंट हो रखा है, बट जब आप उसको एक्चुअल मार्केट में लाने लगते हो तो आपको लगता है अरे भाई ये तो पेटेंट बड़ा मुश्किल है, इसको मार्केट में लाना, मार्केट में तो आ नहीं सकता, मार्केट में आएगा नहीं तो आपको पैसा तो आप कमा नहीं सकते, पैसा कमा नहीं पाओगे तो आप क्या करोगे पेटेंट रख कर भी? आपने रिज्यूमे में लगाना था 1 पेटेंट ग्रांटेड, वो हमने लिख लिया, अब आप मेंटेनेंस फीस देना छोड़ दोगे। तो बड़े लोग होते हैं जो मेंटेनेंस फीस देना छोड़ देते हैं कि हमें कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, क्यों हर साल पैसे भरते रहे उनको। तो दिस इज मेंटेनेंस फीस। तो ये मेंटेनेंस फीस के बारे में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में गिवन होगा, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंडिया में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। यूएस में ये होता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक दवाई बनाई, 20 साल तक उन्होंने उसका पेटेंट लिया, उसके बाद छोटा सा कुछ माइनर सा चेंज कर दिया उन्होंने, जैसे होता है ना सोडियम सॉल्ट की सपोज पोटेशियम सॉल्ट बना दी, तो कुछ माइनर माइनर छोटे छोटे चेंजेस कर कर आप, अगर आप मेंटेनेंस फीस नहीं दोगे तो आपका पेटेंट लैप्स हो जाएगा, पेटेंट खत्म हो जाएगा, आप किसी को इन्फ्रिंजमेंट के लिए नहीं रोक सकते। और हम एक सेक्शन में पढ़ेंगे कि जिस भी ईयर का, जैसे 3rd ईयर का है तो हमें सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले पहले देना है, लेकिन हम 6 महीने का हमें ग्रेस पीरियड मिलता है, हम ले सकते हैं कि भाई अगर 6 महीने तक फीस नहीं दी 3rd ईयर स्टार्ट होने की, तो आप उनसे ग्रेस पीरियड लेकर उनको पैसे दे दो। जैसे कुछ लोग भूल जाते हैं ना, बट उसके बाद आपका पेटेंट लैप्स हो जाता है, पेटेंट खत्म हो जाता है। तो पेटेंट एजेंट का ये भी काम होता है, जिसको पेटेंट दिलाया उसको याद तो दिलाए भाई कि आपकी मेंटेनेंस फीस देनी है, दे दो, नहीं तो आपका पेटेंट लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर भी आप दे सकते हो, बट विद सम फाइन। ठीक है, शरदुल जादव, समझ आ गया आपको? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब मैंने बोला यूएस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। वो माइनर माइनर से चेंजेस करते हैं, और वो ना बाहर, जैसे होता है ना, हमने अपनी कोई सॉल्ट की फॉर्म चेंज करी, तो हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को पता हो डिसोल्यूशन टेस्टिंग होता है, हम क्या करते हैं डिसोल्यूशन में अपनी ड्रग डाली, उसका देखा कितनी जल्दी ये रिलीज हो रहा है, और आप अपनी मॉडिफाइड ड्रग का डिसोल्यूशन टेस्ट कर दो, तो हो सकता है कि डिसोल्यूशन में वो दिखा दे कि ज्यादा देर तक काम कर रही है और ये कम देर तक काम कर रही है। तो यूएस वगैरह में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर आप जहां पर जो आपका ये होता है ना कि क्या नाम है, आप छोटे छोटे चेंजेस करके नॉर्मल टेस्ट डिसोल्यूशन वगैरह दिखाकर आप अपने पेटेंट को एक्सटेंड करा सकते हो। बट इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। इंडिया में सेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो छोटा मोटा भी, तो आपको सारी बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज दिखानी पड़ेंगी, अपनी उस ड्रग की भी ह्यूमन में स्टडीज दिखानी पड़ेंगी कि ये ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है पुराने वाले से, तभी आपको पेटेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल लैब्स में जो केमिकल्स वगैरह यूज करके आप अपनी नहीं दिखा सकते, आपको ह्यूमन के क्लिनिकल ट्रायल्स देने पड़ेंगे, तभी आपको पेटेंट मिल सकता है। सो इंडिया में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, मतलब जिंदगी भर एवरग्रीन हमेशा रहेगा। होता है ना एवरग्रीन ट्रीज होते हैं ना, जो फॉरेस्ट जिंदगी, मतलब जो पूरे जिंदगी भर रहते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, हर टाइम ग्रीन रहते हैं। तो जो पेटेंट हर टाइम आप बार बार रिन्यू कराते जाते हो, दैट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको एक्चुअल ह्यूमन स्टडीज दिखानी पड़ेंगी तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ये चीज सेक्शन 3 में ही मेंशन है कि पेटेंट इन चीजों के लिए नहीं मिलता कि आपने इसकी सॉल्ट बना दी, इसका एस्टर बना दिया, नहीं मिलेगा। सेक्शन 3 में मेंशन है, और लेकिन तब मिल सकता है अगर आप प्रॉपर बायोअवेलेबिलिटी स्टडी रिपोर्ट कर दोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? एकांत, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला। पॉइंट, इन्वेंशन वर ओनली मेथड और प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ये पॉइंट मुझे आपका क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, आप यस, एवरग्रीनिंग कैन बी डन आफ्टर 20 इयर्स, क्योंकि 20 साल तक तो आपके राइट है ना, 20 साल से पहले एवरग्रीनिंग क्या करोगे कराकर, 20 साल के बाद बढ़वाना है ना, टाइम एक्सटेंशन कराना है, तो दैट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। अच्छा, आप लोगों के पास, सबके पास मेरा नंबर तो आई गेस होगा ही, फिर ग्रुप में हो ना आप लोग, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट कुछ हो तो मेरे को मैसेज कर देना पर्सनल, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगी।
ठीक है, अब आते हैं हमारे चैप्टर्स ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 23 तक, और इसके अंदर सेक्शन 163 तक होते हैं। तो पहले हमें ये चैप्टर्स की याद करने हैं, और हर चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शन है। जैसे किसी चैप्टर में 2 सेक्शन है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। If someone patent get collapse, then after can we claim their patentable product into our own name if we can able to, हम ओन नहीं कर सकते उनका पेटेंट, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं। हम किसी का काम अगर उसका टाइम खत्म हो गया है तो हम उसका पेटेंट ओन नहीं कर सकते, हम ओन नहीं कर सकते, बट हम यूज कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। एक तरीका होता है, आप क्या कर सकते हो, देखो अगर उस बंदे को लग रहा है कि मेरा पेटेंट किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ो, मेरे को यूज ही नहीं करना, मैं इसकी फीस नहीं दे रहा, तो आप उस बंदे के पास जा सकते हो कि आप मुझे इस पेटेंट के सारे राइट्स दे दो, तो मैं इसकी फीस भरता रहूंगा। तो वो, तो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ पेटेंट। असाइनमेंट ऑफ पेटेंट, अगर आपको लग रहा है आपके पेटेंट का कुछ काम नहीं है, या आप किसी एक बंदे को असाइन करना चाहते हो, तो आप पेटेंट को असाइन कर सकते हो, और जिस बंदे को असाइन करोगे उसे बोलते हैं असाइनी। तो ये हो सकता है, तब हो सकता है अगर आपने उसको खत्म होने से पहले पहले टाइम उसके बाद चले गए कि भाई तुम्हें नहीं, तुम्हारा पेटेंट यूज आ रहा, मेरे को असाइन कर दो, मुझे सारे राइट्स दे दो, और मैं आपकी फीस देता रहूं। क्लियर है? तो ये असाइनमेंट ऑफ पेटेंट भी हम एक सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे असाइन कर सकते हैं, और जिस बंदे को असाइन होता है उसे बोलते हैं असाइनी। ठीक है, तो ये चैप्टर 23 है। जैसे सेक्शन 1 से 2 में प्रिलिमिनरी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम फिर पढ़ेंगे 1 में क्या है, 2 में क्या है। 3 से 5 तक वो इन्वेंशन है जो इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल है। 6 से 11 तक एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो ना पेटेंट की, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कौन से फॉर्म देने हैं, कौन सा क्या करना है, वो सब चीजें सेक्शन 6 से 11 के अंदर है, चैप्टर 3 में है। सो दिस इज योर होमवर्क अभी के लिए, मतलब इतना आगे और नहीं पढ़ते। चैप्टर 1 से लेके 10 तक, अभी मैं 23 या 23 नहीं दे रही, मैं बोल रही हूँ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक में किसके अंडर कौन कौन से सेक्शन है और उस चैप्टर में क्या दिया गया है। अभी मैं ये होमवर्क नहीं दे रही कि एक एक सेक्शन में, ये तो इंडियन पेटेंट रूल है कि एक एक सेक्शन में क्या है, अभी ये होमवर्क नहीं है। अभी आपका होमवर्क है कि आपको 23 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स याद करने हैं इंडियन पेटेंट एक्ट के, और उन 10 चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं और उसकी हेडिंग क्या है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये याद करके आना है आपको परसों तक की क्लास में, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे याद करते रहोगे ना तो आपके लिए ही फायदा होगा। तो बहुत ज्यादा मत करो, सिर्फ 10 तक, 10 नहीं तो चलो 5 ही करो, 5 तक अच्छे से कराना। नेक्स्ट क्लास में 5 तक कराना, उसके बाद फिर मैं ज्यादा दे दूंगी। अभी 5 तक आपका होमवर्क है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, फिर हम एक एक चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट्स ही रह गए, उसमें कोई फायदा नहीं है स्टार्ट करने का। मैम, what if an inventor is died who has patent right before completing, जो उसका असाइनी, मतलब आप किसी को लीगल राइट्स दे सकते हो अपने, आप अपने लीगल राइट्स किसी बंदे को दे सकते हो, उस बंदे को वो राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके ट्रांसफर उसको हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई, क्या होता है, कोई बंदा अगर ऐसे एकदम से डेथ हो गई तो उसके जो घर के लोग होंगे, नॉमिनीज वगैरह होंगे, उसको मिल जाएगा, उसको राइट मिल जाएगा। और ऐसे अगर कोई बीमार होता है ना, डिजीज बंदा होता है, तो वो अपने लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर लेता है कि ये मेरा बंदा है जो मेरी सारी चीजें देखेगा। तो डिजीज बंदे का, या मतलब किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई होता है, उसको सारे राइट्स मिल जाते हैं, या वो सारी चीजें प्रोसीडिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका पेटेंट खत्म हो गया तो उसका काम खत्म, उसकी फैमिली को भी कुछ टाइम तक फायदा होगा जब तक पेटेंट रहता है। यहां तक क्लियर? कोई और डाउट किसी को? इज इट क्लियर और एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं है ना? नहीं है कोई डाउट? 21, 22
हाँ 21 22 सेक्शन मिसिंग है, बता दूंगी क्यों मिसिंग है, वो बाद में बता दूंगी, आप अभी तक यहाँ तक याद करो, ठीक है। ये मैं बता दूंगी कि क्यों मिसिंग है, ये मैं बता दूंगी। उसके बाद ना जैसे ये सेक्शन 6 to 11 है, ऐसे 11A आया, 11B आया, ऐसे बहुत सारे आएंगे, वो सब अमेंडमेंट्स में थे। वो पेटेंट एक्ट 1970 में नहीं था, वो किसी ना किसी अमेंडमेंट में आया था। ऑपोजिशन ऑफ प्रोसीडिंग टू ग्रांट ऑफ पेटेंट सब पढ़ाऊंगी, कि करके सब पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ इतना याद करके आना आप लोग। जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो इतना पढ़ के आना, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।